Welcome to द्रोणाचार्य IAS यूट्यूब चैनल. दिस इज़ आवर डेली न्यूज़पेपर वीडियो. सो आज है 26 ऑफ जनवरी और आज पूरा इंडिया हमारा 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहा है. सो आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे. सो आज 26 जनवरी के मौके पे देखते हैं कि आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में वो ऐसे कौन कौन से न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो यूपीएससी प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं. देखिए, आज हम सबसे पहले बात करेंगे ईडी और स्टेट्स के टसल के बारे में, बिकॉज रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर्टिकुलर इशू को रेज़ किया है और ये कहा है कि एक तरह का जो टसल चल रहा है इन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, स्पेशली अगर हम यहाँ पे ईडी की बात करें, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और स्टेट्स के बीच में, इस टसल को सॉल्व करना होगा. एक मेथड लेकर आना होगा जिससे कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकें और ये जो हमारी एजेंसीज़ हैं ये अच्छे से काम कर पाएँ. तो क्या वो इश्यूज़ हैं जो यहाँ पे रेज़ हुए हैं और ये क्यों पूरा का पूरा मुद्दा न्यूज़ में आया है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. फिर हम बात करेंगे ज्ञानवापी साइट के बारे में, ज्ञानवापी मॉस्क के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश वाराणसी में लोकेटेड है ना. ये जो ज्ञानवापी है इसे लेकर लंबे टाइम से डिस्प्यूट चल रहा था. एज ऑफ नाउ अगर हम देखें तो वहाँ पे एक मॉस्क है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन डाली जाती है जिसमें ये क्लेम किया जाता है कि इस पर्टिकुलर साइट पे पहले एक मंदिर था और उस मंदिर के ऊपर ये मॉस्क बनाई गई है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये जिम्मेवारी दी थी कि वो इस पर्टिकुलर एरिया का सर्वे करें. और एएसआई ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस ज्ञानवापी साइट में मॉस्क से पहले एक हिंदू टेम्पल एग्जिस्ट करता था. तो ये एक अपडेट यहाँ से आया है. एएसआई क्या फंक्शन करती है, कैसे फंक्शन करती है, ये हम यहाँ पे देखेंगे. फिर हम बात करेंगे रेड सी क्राइसिस के बारे में. देखिए, हम लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हैं, वी नो किस तरह इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे चल रहा है वेस्ट एशिया में, और इस सिचुएशन को फर्दर कॉम्प्लेक्स कर देते हैं येमेन के हूथी रेबल्स, क्योंकि वो रेड सी एरिया के ऊपर जो भी वेसल्स आ रही हैं उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो ग्लोबल शिपिंग है वो खतरे में आ गई है. तो आज के हमारे पेपर में एक आर्टिकल आया है जो कि ये कह रहा है कि किस तरह ये जो रेड सी का क्राइसिस है ये कंपनीज़ को हर्ट कर रहा है, क्योंकि डेफिनेटली शिपिंग अफेक्ट हो रही है और इससे आगे आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन बूस्ट हो सकती है. तो इसकी डिटेल्स देखेंगे और लास्टली बात करेंगे एक सर्वे के बारे में. तो रिसेंटली ऑल इंडिया सर्वे आया है रिलेटेड टू हायर एजुकेशन एंड उसमें ये शो किया गया है कि इंडिया के अंदर अगर हम 2021 और 2022 ईयर की बात करें तो जो एजुकेशन का एनरोलमेंट है वो इंक्रीज़ हुआ है बाय 19 लाख. तो हायर एजुकेशन को लेकर हमारे पास एक गवर्नमेंट का सर्वे आया है. क्या उसके मेन हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरुआत करते हैं. हमारा पहला आर्टिकल गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ईडी और स्टेट्स की. अब आप सबसे पहले ये जानिए कि ईडी होता क्या है. ठीक है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, आपने बहुत कॉमनली इसके बारे में सुना होगा. आप अपनी पॉलिटी की क्लासेस में भी ईडी के बारे में ज़रूर पढ़ते हैं, विच इज़ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट. ठीक है, नाउ सबसे पहले समझिए कि ये करता क्या है. तो ईडी बेसिकली एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज लॉज की वॉल्यूशन के अगेंस्ट काम करती है. तो मेन इसका फोकस किसके ऊपर है कि इंडिया के अंदर किसी भी तरह का अगर इकोनॉमिक क्राइम होता है तो उसके अगेंस्ट कौन सी एजेंसी आती है हमारे पास, ईडी. ठीक है, कोई डोमेस्टिकली या फिर इकोनॉमिक कोई भी इंटेलिजेंस या फिर इकोनॉमिक एनी क्राइम, वो सब हमारा ईडी देखता है. ठीक है, तो सिंपल शब्दों में याद रखेंगे, इंडिया के अंदर इकोनॉमिक लॉस को इन्फोर्स करना और इंडिया में इकोनॉमिक क्राइम्स को फाइट करना, ये जिम्मा किसके को दिया गया है, ईडी को दिया गया है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को दिया गया है. इसकी पेरेंट मिनिस्ट्री कौन सी है, सीधा सीधा आपसे पीटी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो इसकी जो पेरेंट मिनिस्ट्री है दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आता है. तो मेनली फाइनेंशियल क्राइम से डील करना है, मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, हमारे इंडिया में ब्लैक मनी की सर्कुलेशन या फिर जनरेशन ही ना हो, किसी भी तरह से जो फॉरेन एक्सचेंज के जो लॉज बने हुए हैं वो वॉयलेट ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म फाइनेंसिंग, इन सब के अगेंस्ट कौन काम करता है, ईडी. ठीक है, यहाँ से तो हमें ये समझ में आ गई कि ईडी काम क्या करता है. अब ये डिस्प्यूट क्या है. देखिए, एक पॉलिटिकल आप कह दीजिए कि वेंडेटा चल रहा है या फिर विंडिक्टिवनेस चल रही है,
जिसमें आपने कॉमनली सुना होगा कि ये कहा जा रहा है कि जो नॉन रूलिंग पार्टीज़ वाली जो स्टेट्स हैं वहाँ पे ईडी जो है वो उनके मिनिस्टर्स या फिर उनके ऊपर केसेस लॉन्च कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये स्टेट्स कह रही हैं कि क्योंकि हम नॉन रूलिंग पार्टी हैं, तो हम नॉन रूलिंग पार्टी की स्टेट हैं, तो इसीलिए अननेसेसरली हमारे मिनिस्टर्स को के ऊपर एलिगेशंस लगाने के लिए या फिर एक पॉलिटिकल विंडिक्टा के थ्रू ये काम किया जा रहा है। ऑन दी अदर हैंड ईडी ये कह रहा है कि उनको जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है, स्टेट्स उसके अंदर कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। स्टेट्स को जो रिसोर्सेज देने होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन इनपुट करनी होती है, स्टेट्स आर नॉट कोऑपरेटिंग इन दैट, सो देयर इज़ लैक ऑफ कोऑपरेशन। तो स्टेट्स ये कह रही हैं कि अननेसेसरली ये चीज़ें की जा रही हैं यूजिंग द ईडी, और ईडी ये कह रहा है कि स्टेट हेल्प नहीं कर रहा है। तो ये एक टसल चल रहा है बिटवीन स्टेट्स एंड स्पेशली दो स्टेट्स विच बिलोंग टू नॉन रूलिंग पार्टी। और राइट नाउ तमिलनाडु गवर्नमेंट इस पूरे के पूरे इशू को लेकर काफ़ी हाईलाइट हुई है। तो अब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए, हमें एक पैन इंडिया मैकेनिज्म बनाना होगा और डिटरमाइन करना होगा कि ये जो भी हो रहा है कि ईडी जहाँ जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इसके पीछे कोई पॉलिटिकल वेंडेटा तो नहीं है कि कहीं खास तौर पे नॉन रूलिंग पार्टीज़ को इसके थ्रू टारगेट किया जा रहा हो। तो तमिलनाडु के अंदर इस मैकेनिज़्म को टेस्ट किया जाए और इसके थ्रू एक पैन इंडिया मैकेनिज़्म लेकर आया जाए। तो ये एक डिस्कशन यहाँ से इनिशिएट होती है रिगार्डिंग द ईडी एंड स्टेट्स टसल। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एक डिस्कशन पर्सपेक्टिव आप अपना क्लियर रखिएगा। फिर हमारे पास एक अपडेट आया है इन टर्म्स ऑफ हेरिटेज साइट। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ज्ञानवापी साइट की, ठीक है। तो सबसे पहले ज्ञानवापी साइट कहाँ पे लोकेटेड है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। एंड ज्ञानवापी डिस्प्यूट क्यों है? क्योंकि एज ऑफ नाउ वहाँ पे एक मॉस्क है, लेकिन ये क्लेम किया गया कि ये जो मॉस्क है ये पहले किसी ओल्ड हिंदू टेम्पल था वहाँ पे और उसके ऊपर ये मॉस्क बनाई गई है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने लेटली एएसआई को जिम्मा दिया था कि आप नॉन इन्वेसिव सर्वे करेंगे और नॉन इन्वेसिव सर्वे करके आप बताइए कि क्या वहाँ की इस साइट की रियलिटी है। तो इसे लेकर एएसआई की रिपोर्ट आ गई है और एएसआई ने कहा है कि इस मॉस्क की जो वेस्टर्न वॉल है दैट इज़ द रिमेन ऑफ एन ओल्ड हिंदू टेम्पल। तो एएसआई की रिपोर्ट में ये कह दिया गया है कि ज्ञानवापी साइट पे पहले एक हिंदू टेम्पल था। ये जो ज्ञानवापी मॉस्क है ये 17वीं सेंचुरी में औरंगज़ेब के रेन के दौरान बनाई गई है, लेकिन इससे भी बहुत पहले वहाँ पे एक हिंदू टेम्पल था। ये एएसआई रिपोर्ट में दिया गया है। अब यहाँ से जल्दी से जान लेते हैं कि एएसआई क्या है, ठीक है। बिकॉज आपने अगर यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे तो बहुत बार डायरेक्टली एएसआई के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो एएसआई इज़ बेसिकली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई। तो इंडिया के अंदर जितनी भी आर्कियोलॉजिकल रिसर्च होती है या फिर हमारी कंट्री का जो भी हेरिटेज है, इसकी प्रोटेक्शन, उनकी रिसर्च के लिए एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इंडिया की सारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स, हमारे एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स और जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस के जो रिमेन्स हैं उन सब को मेंटेन कौन करता है? एएसआई। और एएसआई का जो हेड क्वार्टर है दैट इज़ इन न्यू दिल्ली। अब वो क्वेश्चन जो बहुत बार यूपीएससी में एज अ स्टेटमेंट बन के आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन कर आया है, वो ये है कि एएसआई इस्टेब्लिश कब होती है? एएसआई इस्टेब्लिश होती है ब्रिटिशर्स के टाइम पे। 1861 में एएसआई को इस्टेब्लिश किया जाता है और कौन करता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है जी। तो ये पॉइंट आप नहीं भूलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास एक एक्ट है जिसे कहा जाता है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट ऑफ 1958। इसके थ्रू एएसआई जो भी हमारे आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको रेगुलेट करती है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है एएसआई? इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और ये इसी के साथ साथ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट के साथ साथ एंटीक्विटीज़ एंड आर्क ट्रेजर एक्ट ऑफ 1972 भी यही रेगुलेट करती है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन्हें आप मिस नहीं करेंगे। फिर बात करते हैं रेड सी क्राइसिस की। मैप देखिए यहाँ पे आप, एंड यू कैन सी कि ये है हमारा वेस्ट एशिया। अब इस वेस्ट एशिया का ये जो हिस्सा है ये ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है। रीज़न बीइंग यहाँ पे चल रहा है जी आपका इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट। इसके बिल्कुल पास में है ये जिसे हम कहते हैं सुएज कनाल। दिस इज़ योर सुएज कनाल। यहाँ पे आ जाता है आपका यूरोप, ठीक है। ये है हमारा अरेबियन सी विच इज़ पार्ट ऑफ इंडियन ओशन,
और ये है हमारा रेड सी। अब क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं कि जी रेड सी क्राइसिस चल रहा है, क्यों? येमेन के अंदर यहाँ पे हैं आपके हुथी रेबल्स, और ये हुथी रेबल्स क्या कर रहे हैं कि जो भी वेसल्स इस रेड सी को क्रॉस करती हैं, रेड सी से पास करती हैं, उनके ऊपर ये अटैक कर देते हैं। ये अटैक क्यों कर रहे हैं? दे आर शोइंग देयर सपोर्ट टू गाज़ा। ये हमास को अपनी सपोर्ट दे रहे हैं कि भाई वहाँ पे जो भी हो रहा है इजराइल गलत कर रहा है, और अब हम सपोर्ट करते हैं किसे? हमास को, गाज़ा के लोगों को, और इसके लिए हुथी रेबल्स ये काम कर रहे हैं। अब इससे हो क्या रहा है? इससे जो ग्लोबल शिपिंग है वो खतरे में आ गई है। अब जो कंपनीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, इंस्टेड कि उनका मूवमेंट इस रेड सी से हो, वो यहाँ से जा ही नहीं रही हैं, वो अफ्रीका के नीचे से केप ऑफ गुड होप से होते हुए पूरा अटलांटिक ओशन घूमते हुए यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की तरफ जा रही है। तो डेफिनेटली देखो क्या हो रहा है, जो सी रूट है, जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया, टाइम है वो बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ शिपिंग जो है वो बढ़ रही है। और इससे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के स्पेशली जो राइस और जो मेरीन प्रोडक्ट्स के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके ऊपर इसका बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। इवन अब इससे होगा क्या? अब जब कंपनीज की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो अल्टीमेटली दिस विल बूस्ट इन्फ्लेशन, और यही यहाँ पे हाईलाइट किया है क्रिसिल रेटिंग एजेंसी ने कि इस रेड सी क्राइसिस की वजह से ओवर द टाइम जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज हो सकती है। ये एक तरह का एक बड़ा सप्लाई चेन इशू यहाँ पे जो है वो खड़ा हो चुका है, जिससे कि इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है। एंड इवन अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारा हाफ ऑफ द एक्सपोर्ट जो हम करते हैं वर्ल्ड वाइड वो सिर्फ और सिर्फ रेड सी रूट के एरिया से ही जाता है। तो इन रेड सी में अटैक्स अगर बढ़ेंगे तो उसकी वजह से डेफिनेटली जो शिपर्स हैं वो केप ऑफ गुड होप से होते हुए जा रहे हैं, एंड दिस एंटायर सिचुएशन इज गोना हर्ट आवर इकोनॉमी। ठीक है, तो ये एक पर्सपेक्टिव यहाँ पे क्लियर करते हैं। फिर हम बात करेंगे लास्टली हायर एजुकेशन के बारे में, बिकॉज रिसेंटली हमारे पास एक सर्वे आता है विच इज़ योर ऑल इंडिया सर्वे ऑन द हायर एजुकेशन, AISHE, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। ठीक है, ये 2021 एंड 2022 का सर्वे हमारे पास आया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी आप यहाँ पे याद रखेंगे पहली टेक में। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हम इंडिया की टोटल एनरोलमेंट की बात करें कि कितने लोग हायर एजुकेशन के लिए एनरोल कर रहे हैं, तो प्रीवियस सेशन के कंपैरिजन में जो हमारा लास्ट सेशन था उसमें आपको 4.33 करोड़ के लेवल पे हम पहुंच चुके हैं। एक बड़ा इंक्रीज़ टोटल एनरोलमेंट में देखने के लिए मिला है। और साथ ही में जब हम स्टेम्स की बात करते हैं, साइंस टीम की बात करते हैं, साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, मैथ्स, ऐसे केसेस में भी फीमेल्स की जो एनरोलमेंट है वो भी पिछले साल के कंपैरिजन में इंक्रीज़ हो रही है। तो ये कुछ दो बड़ी चीज़ें इस सर्वे में आई हैं। ये सर्वे बहुत ही रिलायबल है। देखिए, एक तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो रिलीज़ करती है। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज़ किया है। टोटल एनरोलमेंट रेशियो भी बढ़ी है और फीमेल एनरोलमेंट रेशियो भी यहाँ पे बढ़ी है। ओवरऑल फीमेल एनरोलमेंट रेशियो आपके हायर एजुकेशन के केसेस में इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, अब देखिए इवन हायर एजुकेशन में भी अगर हम पीएचडी की बात करें तो पीएचडी के अंदर भी फीमेल एनरोलमेंट जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। अगर हम प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में देखें तो एक ट्रेंड हमने यहाँ पे याद रखना है कि हायर एजुकेशन में किस तरीके से जो एनरोलमेंट्स हैं और जो पार्टिसिपेशन है उसका ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ अभी आप यही याद रखेंगे कि कौन सी मिनिस्ट्री रिलीज़ करती है और कौन से 2-3 मेजर पॉइंट्स इस सर्वे ने हाईलाइट किए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो टोटल एनरोलमेंट है वो इंक्रीज़ हो रही है। एससीज़ की, ओबीसीज़ की एनरोलमेंट जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो ऐसे हर एक पर्सपेक्टिव को यहाँ पे दिया गया है। अभी खास तौर पे 2 बात याद रखेंगे, टोटल एनरोलमेंट इंक्रीज़ हुई है और फीमेल्स की एनरोलमेंट इंक्रीज़ हुई है, साइंस में भी, हायर एजुकेशन में भी और आपका पीएचडी के केसेस में भी। तो ये कुछ चीज़ें आप इस पर्टिकुलर रिपोर्ट से अभी के लिए निकालेंगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।